नमस्कार, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा वीकेंड में स्पेशल शो मार्केट आउटलुक, जिसमें हम आपको बाजार में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए इस पर खासतौर पे अपडेट देते हैं और कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए जिस तरह से बाजार की गतिविधियां हो रही हैं और जिस तरह से बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अगले हफ्ते के लिए और आने वाले महीनों के लिए बाजार का क्या आउटलुक है, इसके ऊपर हम खासतौर पर फोकस करते हैं। देखिए, बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजारों के लिए काफी अच्छा रहा। हमने 24,056 जो कि बीते गुरुवार की हमारी क्लोजिंग लेवल थी, वहां से इस हफ्ते के शुक्रवार तक देखें तो 24,350 के ऊपर के लेवल भी बनते हुए देखे। अब आने वाले हफ्ते और अगले 3 से 6 महीने के लिए बाजार में कैसी रणनीति होनी चाहिए, यह समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर तब जब कच्चा तेल प्री वॉर लेवल्स पर पहुंच गया। प्री वॉर यानी कि 28 फरवरी से पहले के जो लेवल्स हैं वहां पर कच्चा तेल पहुंचता हुआ देखा। ऑलमोस्ट 4 महीने का निचला स्तर है। ऐसे में क्या यह मानना सही होगा कि बाजार के लिए जो बुरा दौर है वो खत्म हो चुका है, बॉटम इज इन प्लेस और हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए यहाँ से और क्या रिस्क पैदा हो रहे हैं, उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे समझाने के लिए आज हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सीधा मुद्दे पे आता हूं। कच्चा तेल ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत थी जब $120 पर चला गया था, जब ये वॉर शुरू हुआ था। अब हमने सर $72 के नीचे के लेवल्स भी देखे हैं। तो भारत की जो मैक्रो पिक्चर है सर, ये कच्चा तेल 4 महीने के निचले स्तर पर जो आ गया उससे काफी ज्यादा मजबूत हो गई। तो हम भले ही 22,182 का जो हमने लो टच किया था ये वॉर पीरियड के दौरान में, वहां से करीब 2,000 पॉइंट ऊपर हैं, लेकिन इस साल देखें तो सर अभी तक करीब 7% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है निफ्टी में अगर आप देखेंगे। तो अब जिस तरह का सिनेरियो है, कच्चा तेल जो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी, जो हमारे मैक्रोस को बिगाड़ देता है, क्या वो अब हमारे हक में आ चुका है? तो हम मान के चले यहां से कि ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं हम? तो संदीप जी, इसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखना पड़ेगा कि क्या हम छोटी अवधि के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं या हमारी रणनीति मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। तो तीनों समय के संदर्भ में आपकी रणनीति अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। मेरा अपना मानना है कि बाजार में शॉर्ट टर्म पे इवेंट्स का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, मीडियम टर्म में लिक्विडिटी का प्रभाव रहता है और लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन का प्रभाव रहता है। तो अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मिला जुला कर देखें और शॉर्ट टर्म ना देखें बट थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, तो मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है कि इवेंट्स जो है वो अब धीरे धीरे हमारे फेवर में टर्न कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रूड का इम्पैक्ट हमारे मैक्रो फैक्टर्स पर बहुत नेगेटिव था। तो वो एक क्लाउड जो है, वो बादल जो है वो छट गए हैं, लेकिन जहां पर बादल छाने चाहिए वहां पर बादल छा नहीं रहे हैं। वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक नियर टर्म इवेंट रिस्क है। मेरा इशारा मॉनसून के डिले और उसकी डेफिशिएंसी पे है। तो देखिए, हम तो मुंबई में बैठे हुए हैं। मुंबई में अगर आप देखें तो पिछले सप्ताह जिस तरह से बारिश हो रही है, हम उससे बहुत खुश हैं। तो हमें देखना है कि बारिश जो मॉनसून का प्रभाव भारत पे है वो कैसे आगे बढ़ता है। मेरे ख्याल से देखिए, मॉनसून का महत्व जो है वो दो पलड़ों पे पड़ता है। एक उसका प्रभाव इन्फ्लेशन पे और दूसरा उसका प्रभाव कंजम्पशन पे। तो अगर मोटा मोटा स्टैटिस्टिक्स अगर आप लें तो भारत की लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो है वो करीब 87 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन ये 87 सेंटीमीटर भारत में पांचों जो रीजन बांटे गए हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, इनमें ये बराबर नहीं बढ़ता है। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट को 135 से 140 सेंटीमीटर का रेनफॉल मिलता है और तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में वो करीब 58 से 60 सेंटीमीटर का मिलता है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल रीजन जहाँ पर मतलब हम हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर वो करीब इसी लॉन्ग पीरियड एवरेज 89-90 के आसपास रहता है। तो अगर आप देखें तो रेनफॉल का महत्व दो मायने में है कि क्या वो ये पांचों जो रीजन है उनमें अपने लॉन्ग पीरियड एवरेज के नज़दीक पहुंचता है, और उसके भी दो मायने हैं संदीप जी। एक तो ये है कि क्या वो एडिक्वेट है और दूसरा कि क्या वो सफिशिएंट है। एडिक्वेट इस मामले में कि इतनी रेनफॉल होनी चाहिए कि जिससे हमारी जो खरीफ की जो बोने की जो रस्म है वो हम पूरा कर पाएं।
सफिशिएंट तब मानूंगा जब हमारी जो वाटर टेबल है, जो हमारे वाटर रिजर्व्स हैं, वो एडिक्वेटली अगर भर जाए तो उसको मैं सफिशिएंट मानता हूं। तो मुझे लग रहा है कि इट इज टू प्रीमेच्योर अभी ये जजमेंट लेने का कि मॉनसून का प्रभाव भारत की इकोनॉमी में कैसा रहेगा। लेकिन ये जो दो आंकड़े अगर हमने आमने सामने ले लें, क्रूड के दाम में गिरावट और मॉनसून की जो डिले अराइवल, तो मेरे ख्याल से एक संभव है कि बाजार ये समझ रहा है कि दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे जहां तक कि इन्फ्लेशन पर प्रभाव का बात है। और इसी के कारण आज हम 24,000 पॉइंट निफ्टी के कगार पे खड़े हैं। ठीक है, तो ऑल टाइम हाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ से एक डिसाइसिव तेजी आप देख रहे हैं, या फिर ये देखना इंपॉर्टेंट है पहले कि मॉनसून कैसे प्ले आउट करता है? तो मॉनसून को वैसे मैं क्लासिफाई करता हूं कि एक इवेंट रिस्क है जिसका प्रभाव हमारे शॉर्ट टर्म पे पड़ेगा। मीडियम टर्म पे लिक्विडिटी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, और लिक्विडिटी पे आज इस बात से हम आश्वस्त हैं कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी अच्छी तरह से भारतीय बाजार में आ रही है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक बाजार में कोई प्रदर्शन नहीं आता है तो हो सकता है कि ये जो डोमेस्टिक फ्लोज है वो डगमगा जाए। लेकिन जो दूसरा पहलू है लिक्विडिटी का, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा आ रहा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2024 में जब से रुपये का डेप्रिसिएशन शुरू हुआ तब से एफआईआई की सेलिंग भी बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हुई। तो मेरा अपना मानना है कि रुपये अगर स्टेबलाइज करता है तो जो इंटेंसिटी है फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज की, वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और अगर रुपये अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, जिसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, तो जो एफआईआई फ्लोज है वो पॉजिटिव हो सकता है। नाउ क्या रुपये अप्रिशिएट कर सकता है? हमारे ख्याल से इसके लिए तो बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। जिस तरह से जीसेक पर छूट दी गई और उसके बाद बहुत ही कम समय में 30 से 40 हजार करोड़ डेट फ्लोज आ गया भारत में, जिस तरह से एफसीआईआर डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने की इनिशिएटिव ली जा रही है, उसके कारण भी फॉरेक्स फ्लोज आएंगे। और कुछ हो ना हो, भारत की मैक्रो इकोनॉमिक व्यू अगर सुधर जाएगी तो भी रुपये अप्रिशिएट करने की संभावना रखता है। तो मुझे लगता है कि संभव है कि आगे जाकर जो अभी पिछले कुछ दिनों में हमने पोर्टफोलियो फ्लोज को आउटफ्लोज को कम होते देखा है, वो हो सकता है आगे जाके पॉजिटिव भी हो जाए। तो लिक्विडिटी एज अ फैक्टर मीडियम टर्म में पॉजिटिव अगर हो जाता है तो जो तीसरा फैक्टर है जो मैंने कहा, वैल्यूएशन, वो अगर हमारे फेवर में आ गया तो जो प्रीवियस हाई है वो तो कोई बहुत बड़ा बैरियर मेरे ओपिनियन में तो संदीप जी नहीं है। हम उस लेवल से कहीं ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि एफआईएस की जो बिकवाली चल रही थी उसमें एआई की थीम का ज्यादा असर नहीं है, रुपए की कमजोरी का ज्यादा लेना देना है। तो मतलब अब हर कोई ये कह रहा है कि या तो हम एआई में सक्षम हो जाए, या फिर जो ग्लोबली एआई की रैली चल रही है वो थोड़ी सी कम धीमी पड़ जाए, या फिर मुनाफा वसूली आ जाए, ताकि जो फ्लोज हैं जो कि ऐसे देशों में जा रहे हैं जहां पे एआई ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, वहां पर एफआईएस का पैसा जा रहा है तो फिर वहां से पैसा वापस आने लगेगा। आप किस खेमे में है सर? क्या रुपये की मजबूती यानी कि रुपये में दोबारा स्ट्रेंथ लौटना और एआई, क्या ये साथ साथ चलेंगे, या फिर रुपया ही मेन फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि एफआईएस कब लौटेंगे? तो देखिए, प्रैक्टिकल तौर पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसके कारण हमारे यहाँ एआई की अपॉर्चुनिटी इतने बड़ी स्केल में उभर कर सामने आ जाएगी कि हम उस ज्योग्राफी में जहाँ पर अभी एआई का पैसा फ्लो कर रहा है, उस ज्योग्राफी से पैसा हम अपनी तरफ खींच लेंगे। ये भारत में डेवलप करने में कुछ समय लगेगा। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल तौर पे क्या होगा कि देखिए, एआई का जो फ्लो है वो जिस बेतहाशा रूप में इस अपॉर्चुनिटी को चेज कर रहा है, उसने इस सेगमेंट का वैल्यूएशन भी तो बढ़ा दिया है। तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों में एग्जॉशन पैदा हो जाएगा उस थीम में पैसा लगाते हुए। वो या तो अपॉर्चुनिटी की क्षमता खत्म हो गई उसके कारण हो सकती है, या फिर वैल्यूएशन इतने ऊपर हो जाए इसके कारण हो सकती है, और कुछ हो ना हो, जो 3 बड़े बड़े आईपीओज इस साल में लाइंड अप थे, स्पेसएक्स, एंथ्रोपिक और इनका सॉरी ओपन एआई का, जी हाँ। तो ये जो 3 बड़े बड़े आईपीओ थे उनमें से एक खत्म हुआ और बाकी 2 अभी आगे हैं। मेरे ख्याल से जब इनका यूफोरिया खत्म हो जाएगा तो थोड़ी एग्जॉशन भी चली आएगी आपको एआई ड्रिवन अपॉर्चुनिटी में जो पैसा भाग रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज एक साथ होंगे, रुपये का स्ट्रेंथनिंग भी उसी समय होगा और एग्जॉशन जो है वो भी उसी समय होगा।
तो ये मेरे ख्याल से मेरी अपनी थ्योरी है जो एफआईआई के फ्लोज को रिवर्स करके पॉजिटिव कर सकती है। जाहिर सी बात है, जब एफआईज आते हैं, भारत में आते हैं, डॉलर टर्म्स में अगर वो रिटर्न की बात करते हैं तो उसमें रुपये की डेप्रिसिएशन काफ़ी हद तक उनके जो रिटर्न्स है उसको खा जाती है या फिर कम कर देती है। तो वो तो एक कैलकुलेशन रहेगा और उसके साथ साथ ये एआई वाली थीम। सर, एआई की थीम पे ज़्यादा बात इसलिए हो रही है या फिर ज़्यादा फोकस इसलिए हो रहा है क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा पिट गया। अब 4500 वाला अगर आपको टीसीएस 2000 पर दिखेगा, जो आपका एक समय रिलायंस से मुकाबला करता था कि सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी कौन सी होगी, तो अब तो टीसीएस मिला लीजिए, विप्रो, इन्फोसिस, उसमें सारी कंपनियां जोड़ लीजिए, तो अब टीसीएस जैसे वैल्यूएशन नहीं है जो 16 साढ़े 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक समय हुआ करते थे। तो एआई की जो बात चलती है ना, उससे पूरा जो मामला जुड़ता है आके वो आईटी का जुड़ता है। तो आईटी में क्या, एक तो कहते हैं ना बॉटम फिशिंग होती है, अब बॉटम फिशिंग तो नहीं कहना चाहिए, सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन क्या सच में वैल्यू है आईटी स्टॉक्स में? क्या जितना वेट आप कह रहे हैं या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो एआई वाला एग्जॉर्शन होगा, जब तक थकावट आएगी एआई वाले निवेशकों में, क्या उतने लंबे पीरियड का वेट करने के लिए एआई आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैल्यू दिख रही है आपको? तो इसको देखिए, मैं दो नजरिए से देखता हूं, एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। अगर मैं टॉप डाउन अप्रोच से देखूं तो मेरे ख्याल से एआई का जो अब तक का सेक्टर के स्टॉक्स का प्रदर्शन का ट्रेजेक्टरी रहा है, उसको मैं तीन भाग में बांटता हूं। पहला फेज वो था जब लोगों में एआई को लेकर इतनी ज्यादा डर पैदा हो गई कि लोगों ने भारतीय सॉफ्टवेयर स्टॉक्स को बेतहाशा बेचना शुरू किया। और इस बिकवाली के कारण अगर आप देखेंगे तो भारतीय आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो गई। अगर आप उनकी P&L निकाल कर देखिए पिछले 5 साल का, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि भारतीय आईटी कंपनीज की प्रॉफिट में डिग्रोथ हो गया है। तो ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो की जो डी रेटिंग है वो फेज 1 था। फेज 2 है जिसमें कि हम अभी हैं, जब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी डिसरप्शन एआई पैदा कर सकता है ना। ये डिसरप्शन जो है, इस पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वो बिल्कुल आज की अपॉर्चुनिटी को खत्म कर देगी, और कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, एंटरप्राइज के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर कंपनीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी बरकरार रहेगा। मैं उस खेमे में हूं। मैं समझता हूं कि एआई पूरी तरह से एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी को डिसरप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके 2-3 कारण हैं। पहला, एआई आपको मुफ्त में नहीं मिलता। एआई के लिए आपको टोकन्स खरीदने पड़ते हैं, और ये टोकन मैं समझता हूं ये एक सब्स्टिट्यूट है टू द मैन आवर्स जो कि हम इंडियन आईटी कंपनीज को देते थे फॉर बिल्डिंग दी सॉफ्टवेयर फॉर लार्ज एंटरप्राइजेस। तो आपने हाल के दिनों में पढ़ा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स थी कि सेल्सफोर्स ऐसी बड़ी कंपनी ने करंट ईयर में पहले ही 3 महीने में 40% जो उनके पिछले साल का टोकन था उससे ज्यादा कंज्यूम कर दिया। तो अब कंपनी और किसी, आई थिंक इवन अल्फाबेट ने एआई को यूज करने पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो लोग अब ये इस बात से सजग हो गए हैं कि हर चीज के लिए आपको एआई की जरूरत नहीं है। जिस चीज के लिए अगर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम लिखा जा सकता है और वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, तो इसमें रिकरिंग कॉस्ट की संभावना नहीं रहेगी, तो आप उसको ज्यादा यूज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब आपने देखा कि एंथ्रोपिक और पेंटागन में स्टैंड ऑफ हो गया था कि क्या एआई में गार्ड रेल्स होने चाहिए कि नहीं, तो हर एंटरप्राइज के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो कंप्लायंस का है। और कंप्लायंस के लिए वो किसी भी तरह थाली में परोसकर अपनी पूरी जो प्रोसेसेस हैं वो एआई को नहीं देंगी, तो आपको गार्ड रेल्स की जरूरत है। मेरे ख्याल से दोनों कॉन्टेक्स्ट में भारतीय आईटी कंपनीज जो है उनका रेलेवेंस आता है, लेकिन इसको विश्वास करने के लिए आपको नंबर्स देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आज आईटी कंपनीज ने अपने प्रॉफिट को सस्टेन किया है। कल को हो सकता है कि इन आईटी कंपनीज की टॉप लाइन में उतनी ग्रोथ ना हो या थोड़ा सा डिक्लाइन हो, लेकिन उनकी मार्जिन एक्सपैंड कर सकती है और उनकी प्रॉफिट्स ग्रो कर सकती है। जब ये बाजार को दिखने लगेगा, तो फिर तीसरा फेज जो मेरा मानना है, जब आईटी कंपनीज की री रेटिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर हम देखेंगे कि इंडियन आईटी सेक्टर में दोबारा फ्लोज आना शुरू हो जाएगा या अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इस सेक्टर में ये कब होगा
इसको एकदम बिल्कुल फाइन ट्यून किसी ज्योतिष के तरह बताना मुश्किल है कि ये जुलाई में हो जाएगा या अगस्त में हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको स्टैगर्ड रूप में इस सेक्टर में से अपना एक्सपोजर अभी तो बनाए रखना है थोड़ा सा, और समय के साथ जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी आपको अपने एक्सपोजर को बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सेक्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं करना है तो सर क्या फिर इस सेक्टर में जो दिग्गज हैं TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, उन पे फोकस करें, या फिर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, और या फिर ऐसी कंपनियों पर जो कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जिनके पास, जो पहले AI की तरफ मूव कर रही हैं? तो इसमें मेरे ख्याल से अगर आप हियर एंड नाउ अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो वो आपको मिड कैप स्पेस में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उनकी बिजनेस मॉडल्स बहुत फ्लेक्सिबल रही और उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। और उनका अगर आप स्टॉक प्राइस प्रदर्शन देखेंगे तो वही रीजनेबली अच्छा है। तो मेरे ख्याल से हियर एंड नाउ अपॉर्चुनिटी आपको मिड कैप स्पेस में दिखेगा। लार्ज कैप स्पेस में जो एक्टिविटी आने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। ठीक है, तो दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप्स में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब आते हैं सर अर्निंग्स के ऊपर। जब हम वॉर की बात कर रहे थे या फिर कच्चे तेल की बात कर रहे थे, तो जून को छोड़ दें तो अप्रैल और मई 2 महीने ऐसे हैं जो कि ऊंचे कच्चे तेल की भाव की जो भेंट है वो चढ़ते हुए नजर आए। तो इस बार नंबर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं होंगी। आप सर जब हम इस बार के नंबर्स देखेंगे, कौन से सेक्टर्स ज़्यादा फोकस में होंगे और क्या चीज़ मेन होगी? क्या नंबर्स जिसमें इम्पैक्ट दिखेगा, मार्जिन्स पे प्रेशर दिखेगा, या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कि आने वाले समय को बताएगी कि आने वाले क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं? तो देखिए, बाजार कभी भी रियर व्यू मिरर को देखकर नहीं चलता, वो हमेशा आगे की तरफ अपना रुझान, आगे की तरफ अपनी नजर रखता है। तो जो पिछला तिमाही गुजर गया, इसके सारे नेगेटिव फैक्टर्स मेरे ख्याल से अब नोन हैं और बाजार के लेवल्स में डिस्काउंटेड हैं। ठीक है। बाजार इस बात को ज्यादा महत्व देगा कि आज हम क्रूड के प्राइसेस किस लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, हमारा कंजम्पशन का ट्रेंड क्या होगा, इस पर बाजार की नज़र ज़्यादा रहेगी। रही बात इस तिमाही में नज़र कहाँ होनी चाहिए, तो देखिए कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि जो टॉप लाइन है वो तो काफ़ी हद तक पता चल जाता है, क्योंकि जिसको कहते हैं क्विक स्टेटिस्टिक्स जो है उससे, जैसे फॉर एग्जांपल पैसेंजर कार की सेल्स हुई, तो वो अगर आप देखें तो थ्रू आउट ये पीरियड क्रूड के प्राइसेस का मजबूत रहे, लेकिन पैसेंजर कार के सेल्स भी उस पीरियड में कम नहीं हुए, इनफैक्ट काफी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन दिया। लेकिन ये तो टॉप लाइन का असेसमेंट हो गया, लेकिन इन कंपनीज के मार्जिन्स पर इस पीरियड में क्या असर पड़ा है, क्या उन्होंने अपने रॉ मटेरियल का प्राइसेस पहले बुक कर लिया था और उसका फायदा उठा रहे हैं, या फिर उनको इसका दबाव झेलना पड़ा, इस पर हमारी नजर रहेगी इस क्वार्टर में, ये जानने के लिए कहीं हमारे एक्सपेक्टेशंस एक्चुअल से कहीं ज्यादा आगे तो नहीं चले गए। और ये एक पीरियड होगा जब आप इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन जो इक्वली महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि देखिए, जब ये हम लोग इस पीरियड से गुजर रहे थे, आपने देखा होगा कि भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कभी भी पेसिमिस्टिक आउटलुक नहीं दिया था, इवन फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27। तो क्या उनकी आउटलुक बाकी 3 क्वार्टर के लिए भी उतना ही स्ट्रांग है या और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड एक छोटी सी बात कह के मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा अपने व्यू को। अभी हाल में जो बैंकिंग के जो डेटा आ रही है ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ एंड दी क्रेडिट ग्रोथ, उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारे मैक्रो लेवल पर एंड इवन एट द कॉर्पोरेट लेवल कोई बहुत ज़्यादा असर हमको शायद नेगेटिव नहीं देखना पड़ा इस ईरान वॉर के कारण। इनफैक्ट बैंकिंग और ऑयल एंड गैस को ही मैं टच करना चाह रहा था सर, क्योंकि 2 चीज़ें हैं जो कि हर किसी के मन में चल रही है। वैल्यू स्टॉक्स पर फोकस करें या फिर ग्रोथ स्टोरीज पर ज़्यादा फोकस करें। मतलब आईटी मैंने इसीलिए टच किया था सर कि जिनमें ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, जिनमें ज़्यादा वैल्यू दिख रही है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करें, या फिर इस्टेब्लिश स्टोरीज जिन्होंने पहले पैसा बना के दिया है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो तेल गैस हो, चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, चाहे वो FMCG हो, या फिर डिफेंस या फिर AI से जुड़ी कंपनियां क्यों ना हो। तो उसी में फिर बैंकिंग वाला पार्ट भी आता है, क्योंकि बैंकिंग में एक्सपोजर बहुत है FIs का, और बैंकिंग में पैसा बना भी है, स्पेशली PSU बैंकों में। तो अब यहाँ से अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है या फिर आगे ध्यान रखना है पैसा बनाने के हिसाब से, तो क्या वो स्टोरीज पर ज़्यादा फोकस करें जिन्होंने पहले पैसा बना कर दिया है उन सेक्टर्स पर, या फिर ऐसी स्टोरीज जो कि अंडर वैल्यूड पड़ी हैं, अंडरवेट पड़ी हैं? तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं
तो उसमें सिर्फ एक ही फैक्टर को बेस कर कर अपना पोर्टफोलियो बनाना मेरे ख्याल से रिस्की रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब भी आप कोई पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें आपको डिफेंसिव और सिक्लिकल दोनों स्टॉक्स को शामिल करने की जरूरत है। समय समय के साथ टैक्टिकली या तो आप डिफेंसिव का प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए या सिक्लिकल्स का प्रोपोर्शन बढ़ा दीजिए, ये आपका टैक्टिकल एलोकेशन हो सकता है। लेकिन आप 100% पोर्टफोलियो अगर डिफेंसिव बनाएंगे तो भारत की जिस तरह की ग्रोथ इकोनॉमी में हम अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप ले लीजिए, एफएमसीजी सेक्टर को सबसे डिफेंसिव सेक्टर माना जाता था जी। अगर आप देखें पिछले 3 साल में डिफेंस ये एफएमसीजी सेक्टर्स का एवरेज प्रदर्शन तो काफी ढीला रहा। तो उसी दौरान अगर आप सिक्लिकल लें तो सिक्लिकल के अंदर बहुत सारे सब सेक्टर्स हैं। एक दौर था जहां पर कि पावर, रेलवेज और डिफेंस, ये तीनों सब सेक्टर काफी तेजी से चल रहे थे। फिर उसके बाद एक ठहराव आया, और अगर आप करंट कैलेंडर ईयर देखें तो डिफेंस का इंडेक्स जो है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। तो इसी के लिए आपको इस बात से सजग होना चाहिए कि सिक्लिकल में रिस्क एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगा। तो आपको करना क्या चाहिए कि अगर आप सही वैल्यूएशन पर अगर आपने स्टॉक उठाया है तो आपको भले सिक्लिकलिटी ऑफ फ्लोज, मतलब पैसा कभी डिफेंस से निकल कर रेलवेज में जा सकता है, रेलवे से निकल के पावर में जा सकता है, लेकिन अगर आपने सही वैल्यूएशन पे स्टॉक्स उठाए हैं तो आपको कैपिटल लॉस की संभावना कम है। आप जो सिक्लिकल फ्लोज है उसके कारण कुछ समय के लिए आप ज्यादा पैसे में रह सकते हैं या कम पैसे में रह सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में डिफेंसिव होना चाहिए, और यही है कि डिफेंसिव का डेफिनेशन समय के साथ बदलता गया। पहले सिर्फ एफएमसीजी को डिफेंसिव माना जाता था, आज के समय में सॉफ्टवेयर को भी डिफेंसिव माना जाता है, टेलीकॉम को भी डिफेंसिव माना जाता है, और फार्मा को भी डिफेंसिव माना जाता है। तो आप अगर एफएमसीजी से बाहर देखेंगे तो भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं डिफेंसिव पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो की बात तो हो गई सर। अब एक मेन सवाल जो हर किसी के मन में आता है, स्पेशली एक रिटेल निवेशक जो होता है वो ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ इंक्लाइन होता है, तो पैसा कहाँ बनेगा सर? क्योंकि बाजार में एक तबका ऐसा मानने लगा है कि मिड कैप्स सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं अगर आप लार्ज कैप्स और स्मॉल कैप से उनको कंपेयर करेंगे। तो आपका क्या व्यू है सर, अभी पोर्टफोलियो में क्या मिक्स होना चाहिए, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप का? तो देखिए, ये जो आरोप है भारतीय बाजार पे, हाँ, ये हमारे ख्याल से पिछले कुछ सालों से लगाया जा रहा है, और मेरा अपना व्यू है कि ये आरोप अगले कुछ सालों तक भी लगाया जाएगा। क्योंकि मेरा अपना व्यू है कि देखिए, मेरे ख्याल से बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर जाते हुए बाजार में हमेशा देखा गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस लार्ज कैप इंडेक्स से ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप करंट कैलेंडर ईयर भी देखें तो करंट कैलेंडर ईयर में भी जो स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स है उसका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है, मिड कैप इंडेक्स का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा अच्छा है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि लोकल फ्लोज जो हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप को ज़्यादा अच्छा से समझती हैं और उनको ज़्यादा पिकअप करती हैं, तो उसके कारण है। दूसरा है कि अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ स्टॉक्स की जो ऑप्शंस आपको लिस्टेड स्पेस में अब मिल रही है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इतने सारे नए वैरायटी ऑफ सेक्टर्स अब आईपीओ के द्वारा लिस्टेड हो गए हैं। तो तीसरी बात जो आपने कहा वैल्यूएशन का, तो देखिए लार्ज कैप इंडेक्स को या भी मिड कैप इंडेक्स को एक ही ब्रश से पेंट कर देना कि ये ओवर वैल्यूड है या फिर ये फेयरली वैल्यूड है, ये शायद सही नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो कहानी है वो कंपनी स्पेसिफिक कहानी है। हो सकता है कि उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा हो तो उसमें उसका इंडेक्स का वेट बढ़ गया हो, लेकिन उसमें उसकी अर्निंग्स के ग्रोथ शायद उतनी ना हो, तो लोगों को लगता है कि शायद मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स महंगा है। आपको मिड कैप स्मॉल कैप में कंपनी स्पेसिफिक व्यू लेना चाहिए, इंडेक्स व्यू नहीं लेना चाहिए। चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, गोल्ड सिल्वर को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक बहुत बड़ा रन अप हमने देखा, और जब से ये वॉर शुरू हुआ उसके बाद से एक करेक्शन का फेज भी आता हुआ दिखा है। अब वापस थोड़ा थोड़ा गोल्ड सिल्वर चलने लगे, क्योंकि थोड़ा जो डॉलर इंडेक्स है उसमें कमजोरी आने लगी है इस एंटीसिपेशन में कि जो जॉब्स रिपोर्ट हाल में हमने देखी यूएस की, उसके बाद
अब जो सितंबर में रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखी है, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है, उस वजह से सोने चांदी में थोड़ा रिस्पाइट देखने को मिला है। पोर्टफोलियो में सर बैलेंसिंग के हिसाब से गोल्ड सिल्वर आपके हिसाब से कितना पोर्शन होना चाहिए, और अभी जो गोल्ड सिल्वर चलने लगे हैं उसके उसके वजह से जो गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज है, चाहे वो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हो, इनको लेकर आपका क्या व्यू है? तो देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों की जो ट्रेजेक्टरी है इसके पीछे के कारण अलग अलग हैं। गोल्ड अब सेंट्रल बैंक्स के लिए एक रिजर्व करेंसी के रूप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि पहले नहीं था। तो गोल्ड, हम सब जानते हैं कि गोल्ड का प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड है, और अगर गोल्ड का डिमांड पहले रिटेल से आता था या फिर रिस्क ओरिएंटेड डिमांड आता था, और उसमें अगर अब सेंट्रल बैंक्स का डिमांड जुड़ गया है, तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई के इम्बैलेंस के कारण गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ेगा। हाल के पिछले कुछ महीनों में ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ईरान की समस्या के कारण शायद बैकट्रैक पे थे गोल्ड परचेजेस में। अब वो दोबारा बाजार में उतरेंगे तो उनका डिमांड आएगा। तो इसलिए गोल्ड अगर हम स्ट्रक्चरल तौर पे देखें तो वो उसकी ट्रेजेक्टरी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट सेंट्रल बैंक की डिमांड से गवर्नड है, और मेरे ख्याल से एक सेक्युलर उसमें अपट्रेंड दिखेगा। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर देखिए थोड़ा इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है और थोड़ा स्पेकुलेटिव कमोडिटी भी है। नॉर्मली हर्ड मेंटालिटी किसी भी एसेट क्लास को चेज करना शुरू करती है जब उसका प्रदर्शन अच्छा होने लगता है। पिछले 1.5 साल में सिल्वर की तेजी कुछ हद तक तो शुरुआती तेजी को देखते हुए जो बाकी लोग उस पर कूद पड़े उसके कारण भी आई, और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अब आज के ज़माने में ईवी और डेटा सेंटर के डिमांड के कारण सिल्वर की डिमांड पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ा है। तो लेकिन वो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट जो है वो समय समय पर बहुत वॉलेटाइल है और समय समय पर आता और जाता रहेगा। तो ट्रेजेक्टरी के रूप में देखें तो सिल्वर पर व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, गोल्ड पर व्यू लेना ज़्यादा आसान है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपका एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर दोनों मिलाकर मैक्सिमम अगर हो तो 10% तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और जो इनसे रिलेटेड सेक्टर्स हैं और जो स्टॉक्स हैं उन पर क्या व्यू है? जैसा कि मैंने कहा कि जो अभी इस क्वार्टर में डिस्क्लोज हुए क्रेडिट ग्रोथ के नंबर्स, वो नंबर्स बहुत अच्छे हैं। और पिछले साल अगर आपने देखा होगा आरबीआई का डिस्क्लोजर भी है कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग है उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ, और हम सब जानते हैं कि हर भारतीय परिवार में गोल्ड काफ़ी अच्छी मात्रा में रहती है। तो मेरे ख्याल से जो इनफॉर्मल सेक्टर है जिनको एनबीएफसी सर्व करती हैं, उनको उसमें खास करके गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज काफ़ी एक्टिव हैं, तो उनका मेरे ख्याल से प्रदर्शन अच्छा रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर कि पहले ये एक्सक्लूसिव डोमेन हुआ करता था गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का, लेकिन कुछ साल पहले जब आरबीआई ने बैंक्स के लिए थोड़ी छूट दी गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए, तो अब बैंकिंग सेक्टर भी इसमें काफ़ी तेजी से अपनी जगह बना रहा है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। सो भले मैक्रो लेवल पर आप देखें तो ये दिखता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज इसको कैप्चर करेंगी। जो ट्रेडिशनल बैंकिंग कंपनीज हैं या बैंक्स हैं वो भी इसको अब कैप्चर करेंगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिटेल निवेशक जो आपको देख रहे सुन रहे हैं उनको सर क्या कैसे गाइड करना चाहेंगे, क्या व्यू देना चाहेंगे अगर वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर जाने से पहले? देखिए, मैं 2 सिंपल सलाह दे सकता हूं। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले तो डिफेंसिव और सिक्लिकल्स में अगर बांटना है तो मेरे ख्याल से 60% सिक्लिकल और 40% डिफेंसिव होना चाहिए, यानी कि आपका ओवरवेट सिक्लिकल होना चाहिए। और अगर इसको मैं मार्केट कैप पे बांट दूं कि आपका लार्ज कैप कितना होना चाहिए और मिड कैप कितना, तो 6 महीना पहले अगर आपने मुझसे पूछा होता तो मैं आपको कहता कि 60% लार्ज कैप और 40% मिड कैप होना चाहिए। अगर आप मुझसे आज पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अब 50% मिड एंड स्मॉल कैप हो और 50% लार्ज कैप हो तो भी अच्छा है। ओके, चलिए, तो सिक्लिकल्स का कितना रेशो होना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप का कितना रेशो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ये सब आपको पता चल गया। बहुत शुक्रिया संजय सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतना कीमती समय आपने दिया। जिन भी सेक्टर स्टॉक्स पर हमने बातचीत करी है सर, कोई जाने से पहले डिस्क्लेमर? एक अच्छी बात रही कि हमने किसी स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं की। हाँ, सेक्टर पर व्यू तो मैं पब्लिकली देता हूँ और हमारे पोर्टफोलियो में भी उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।
तो थैंक यू। चलिए, ये थे संजय सिन्हा जी, जो हमें बता रहे थे कि पोर्टफोलियो में किस तरह से आपको मिक्स करना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप का कितना हिस्सा होना चाहिए, और स्पेशली ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हुई है, उससे क्रूड के दाम जो नीचे आए हैं, उसके बाद बाजार में अब जो रुख है वो तेजी का ही देखने को मिल रहा है। तो सिक्लिकल्स और डिफेंसिव सेक्टर्स जो हैं उनको आप अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस करके चलिए। 60% सिक्लिकल यानी कि हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स और 40% डिफेंसिव जो सेक्टर्स होते हैं जिनमें ग्रोथ कम होती है लेकिन रिस्क भी कम होता है, वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं, उसको थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, उसको स्थिरता देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। उन पर भी आपको फोकस करके चलना चाहिए। और फिलहाल जिस तरह का सिनेरियो है, 50% हिस्सा लार्ज कैप्स का यानी कि दिग्गजों का और 50% हिस्सा मिड कैप स्मॉल कैप का आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर के चलिए। इस तरह से आप चाहें तो अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिससे आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। चलिए, इस खास चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।